वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद काजल। ये आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम जो 2021 में हुआ था उसके फर्स्ट पेपर का पीवाईक्यू का एनालिसिस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित विचारकों में से कौन स्वतंत्रता को गैर हस्तक्षेप के रूप में परिभाषित करते हुए सार्वजनिक नीति का उद्देश्य खुशी से अधिक लोगों की चिंताजनक पीड़ा को कम करना मानता है? ए. जे.एस. मिल, बी. कॉल पॉपर, सी. हेनरी सिजविक, डी. फ्रेडरिक यक। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कॉल पॉपर 20वीं सदी के प्रमुख दार्शनिक थे। उनका पहला प्रमुख काम लॉजिक डेयर फॉर सर्चिंग द लॉजिक ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी 1934 भौतिक विज्ञान की एक पद्धति थी। उनका दूसरा प्रमुख कार्य 2 खंडों में द ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज एक लोकतांत्रिक घोषणा पत्र था। पॉपर के स्वतंत्रता संबंधी विचार नकारात्मक प्रकृति के थे। उन्होंने स्वतंत्रता को गैर हस्तक्षेप के रूप में परिभाषित किया तथा पॉपर का मानना था कि सार्वजनिक या लोक नीति का उद्देश्य खुशी से अधिक लोगों की चिंताजनक पीड़ा को कम करना होना चाहिए। कॉल पॉपर ने अपनी बुक ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज में प्लेटो और अरिस्टोटल की आलोचना की है। तो चलिए इसका आंसर लगा लेते हैं। इसका आंसर होगा कॉल पॉपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन स्वतंत्रता को कानूनों की चुप्पी के रूप में परिभाषित करते हैं? ए. कैट मिलेट, बी. थॉमस हॉब्स, सी. इज़हाक बर्लिन, डी. रूसो। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बी. हॉब्स जो एक राजनीतिक विचारक था। हॉब्स के समय में इंग्लैंड संक्रमणकालीन अवस्था से गुजर रहा था। उल्लेखनीय है कि थॉमस हॉब्स ने स्वतंत्रता को कानून की चुप्पी के रूप में परिभाषित किया है। हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था का वर्णन करते हुए मानव प्रवृत्ति का नकारात्मक वर्णन किया है तथा एक ऐसे शासनधारी की स्थापना की जो अपने जीवन की सुरक्षा के साथ साथ मूर्ख, अज्ञानी तथा स्वार्थी जनता को भी प्रतिबंधित कर सके और शासन को स्थायित्व दे सके। तो चलिए इसका आंसर लगा लेते हैं। इसका आंसर होगा थॉमस हॉब्स। स्वतंत्रता को कानूनों की चुप्पी के रूप में परिभाषित कौन करता है? थॉमस हॉब्स। इसका आंसर होगा बी। थॉमस हॉब्स की कुछ बुक्स हैं जैसे डी सिबे, द एलिमेंट्स ऑफ लॉ, नेचुरल एंड पॉलिटिक्स, थर्ड लेवियाथन, फोर्थ डी कॉर्पे, फिर डी होमिने, फिर बेहेमोथ। इन बुकों का सीक्वेंस लगाने में आ जाता है तो आप इनका सीक्वेंस भी याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन अवसर की समानता को मैटक दर्शन के रूप में दर्शाता है? ए. आरेस्टोनी, बी. फ्रेडरिक यक, सी. मार्था नॉसबॉम, डी. सी.बी. मैकफर्शन। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। समानता की संकल्पना आधुनिक युग की देन है। आधुनिक युग में समानता की संकल्पना की केंद्रीय बनाने का श्रेय रूसो को दिया जाता है। समानता का अर्थ समाज के विशेषाधिकारों और विषमताओं को समाप्त करना है, अतः समाज द्वारा निर्मित विषमताओं को मिटाना है। 20वीं शताब्दी में समानता के सबसे बड़े समर्थक आरेस्टोनी इसके अनुवादक थे। इंग्लैंड में असमानता का धर्म व्याप्त है। उल्लेखनीय है कि आरेस्टोनी ने अवसर की समानता को मैटक दर्शन के रूप में दर्शाया। आरेस्टोनी की बुक है इक्वालिटी एंड एजुकेशन द सोशलिस्ट पॉलिसी। इनकी बुक याद रखिए, आती है इक्वालिटी एंड द एजुकेशन द सोशलिस्ट पॉलिसी। चलिए इसका आंसर लगा लेते हैं। इसका आंसर होगा आरेस्टोनी। अवसर की समानता को मैटक दर्शन के रूप में आरेस्टोनी दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से किसने यह तर्क दिया है कि न्याय का हर वो सिद्धांत अधूरा है जो परिवार में असमानताओं को लेकर चुप है? ए. सुसन मोलर ओकिन, बी. कैथरीन मैकिनॉन, सी. मार्था नॉसबॉर्न, डी. कैरोल बैटमैन।
चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एक उदारवादी नारीवादी राजनैतिक दार्शनिक और लेखिका थी। कौन सी? 1979 में उन्होंने वुमेन इन वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट प्रकाशित किया, जिससे उन्होंने पश्चिमी राजनीतिक दर्शन में महिलाओं की धारणा के इतिहास का विवरण किया। उन्होंने तर्क दिया कि न्याय का हर वह सिद्धांत अधूरा है जो परिवार में असमानताओं को लेकर चुप है। सुसान मॉलर। चलिए इसका आंसर लगा लेते हैं। इसका आंसर होगा सुसान मॉलर ओकिन। चलिए ये कुछ नारीवादी की बुकें हैं जो आप देख सकते हैं। मैरी वोल्सटेनोक्राफ्ट जो फर्स्ट नारीवादी थी, इनकी बुक का नाम है अ विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन विथ स्ट्रक्चर ऑन पॉलिटिकल एंड मोरल सब्जेक्ट, जो 1792 में लिखी गई थी। सेकेंड है जे.एस. मिल सब्जेक्शन ऑफ द वुमेन। थर्ड है वेट्टी फ्रीडन द फेमिन मैस्ट्यूक। फोर्थ है कैरोल पैटमैन द सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द डिसऑर्डर ऑफ वुमेन डेमोक्रेसी फेमिनाइज एंड पॉलिटिकल थ्योरी। तो आप इन बुक को याद कर लीजिए क्योंकि इनका भी सीक्वेंस लगाने में आता है और कौन सी बुक किसकी है ये भी आप याद रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नागरिक समाज के साहचर्यों को नागरिकता के सिद्धांत के अनुसार सुधारने की ज़रूरत हो सकती है। माइकल वॉल्जर अपने इस नज़रिए को क्या कहता है? पहला, क्रिटिकल एसोसिएशनलिज्म। बी, एसोसिएटेड नेटवर्क। सी, पब्लिक रीजनेबलनेस। थर्ड, द एथिक्स ऑफ केयर। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ए, जो व्यक्ति एवं समुदाय के मध्य संबंधों पर जोर देता है। समुदायवाद आमतौर पर चरम व्यक्तिवाद का विरोध करता है और चरम हस्तक्षेप नीतियों से असहमत है जो समग्र समुदाय की स्थिरता की उपेक्षा करती है। उन्होंने नागरिक समाज के साथ नागरिकों के संबंधों को सुधारने का आलोचनात्मक साहचर्यवाद कहा है। चलिए इसका आंसर लगा लेते हैं। इसका आंसर होगा क्रिटिकल एसोसिएशनलिज्म। जो माइकल वॉल्जर थे वो माइकल वॉल्जर समुदायवाद के प्रतिपादक रहे हैं। उनकी कुछ बुकें हैं जैसे जस्ट एंड अनजस्ट वॉर, स्फीयर्स ऑफ जस्टिस, इंटरप्रिटेशन एंड सोशल क्रिटिसिज्म, थिक एंड थिन, मार्शल आर्ग्यूमेंट एट होम एंड अवॉर्ड, ऑन टॉलरेशन। इनकी प्रमुख बुक का नाम है पॉलिटिक्स एंड पैशन। फोर्थ, एट्थ, प्यूरलिज्म, जस्टिस एंड इक्वालिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैकोशियन डेमोक्रेसी लोकतंत्र शब्दावली निम्नांकित में से किस देश से संबंधित है? ए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। बी, जर्मनी। सी, ब्राज़ील। फोर्थ, अर्जेंटीना। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जैकोशियन लोकतंत्र संयुक्त राज्य अमेरिका में 19वीं सदी का राजनीतिक सिद्धांत या दर्शन है जिसने 21 वर्ष से अधिक उम्र के अधिकांश संगठनों का पुनर्गठन किया। 7वें अमेरिकी राष्ट्रपति एंड्रयू जैक्सन और उनके समर्थकों के साथ यह एक पीढ़ी के लिए देश का प्रमुख राजनीतिक दृष्टिकोण बन गया। चलिए इसका आंसर लगा लेते हैं। इसका आंसर होगा जैकोशियन डेमोक्रेसी संबंधित है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित विचारकों में से किसने राजनीतिक निर्णय लेने के लिए लोकतांत्रिक पद्धति को संस्थागत व्यवस्था के रूप में वर्णित किया है जिसमें व्यक्ति लोगों के वोट के लिए प्रतिस्पर्धी संघर्ष के माध्यम से निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त करते हैं? ए, जोसेफ शुम्पीटर। बी, C.W. मिल्स। सी, टॉम वॉटमोर। डी, कॉल कॉट्स्की। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जोसेफ शुम्पीटर 20वीं शताब्दी की शुरुआत के सबसे प्रभावी अर्थशास्त्रियों में से एक। उन्होंने रचनात्मक विनाश कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन शब्द को लोकप्रिय बनाया जिसे वर्नर सोमवर्थ द्वारा गढ़ा गया। शुम्पीटर ने निर्णय लेने की लोकतांत्रिक पद्धति को संस्थागत व्यवस्था के रूप में वर्णित किया। अब जोसेफ शुम्पीटर की एक
इम्पॉर्टेंट बुक है कैपिटलिज्म सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। कैपिटलिज्म सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। चलिए इसका आंसर लगा लेते हैं। इसका आंसर होगा जोसेफ शुम्पेटर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित विचारकों में से कौन समाजवादी बहुलवाद की सिफारिश करता है जिससे उसका अर्थ राज्य के लोकतंत्रीकरण से है? ए जोशुआ कोहेन, बी पाउल टांज, सी एंटोनियो ग्राम्सी, डी जूलियस न्यूरेरे। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बहुलवाद इस तथ्य में विश्वास करता है कि मनुष्य के सर्वगुण विकास में सामाजिक स्तर पर विकसित अनेक प्रकार के संघों का अपना विशेष योगदान होता है। ये संघ समान रूप से प्रभावशाली तथा एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं तथा इनमें कोई भी संघ दूसरे से अधिक महत्वपूर्ण या सर्वोच्च नहीं होता। उल्लेखनीय है कि पाउलटांज समाजवादी बहुलवाद की सिफारिश करते हैं जिसमें पाउलटांज का तात्पर्य राज्य के लोकतंत्रीकरण स्वरूप से है। चलिए इसका आंसर लगा लेते हैं। इसका आंसर होगा पाउलटांज। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से किसने विमर्शी लोकतंत्र डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी शब्दावली को गढ़ा? ए जॉन रॉल्स, बी क्विंटन स्किनर, सी मिल्टन फ्रीडमैन, डी जोसेफ बिसेट। चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं। विमर्शी लोकतंत्र डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी शब्दावली को जोसेफ बिसेट ने गढ़ा है। जोसेफ बिसेट ने गढ़ा था। विमर्शी लोकतंत्र समावेशी लोकतंत्र के रूप में न केवल प्रत्येक व्यक्ति को वोट का अवसर देता है बल्कि प्रत्येक को अपने विचार अभिव्यक्त करने का अवसर भी प्रदान करता है। चलिए इसका आंसर लगा लेते हैं। विमर्शी लोकतंत्र डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी शब्दावली को किसने गढ़ा है? जोसेफ बिसेट ने। जोसेफ बिसेट ने डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी शब्द को गढ़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी विमर्शी लोकतंत्र से कुछ लेखक संबंधित हैं उनकी बुक है, जैसे यूगेन हैबरमास आइडियल स्पीच कंडीशन, जॉन ड्राइसैक डिस्कर्सिव डेमोक्रेसी, सुमन चैम्सवर रीजनेबल डेमोक्रेसी, फिर आयरिस मैरी यंग। उनकी बुक उन्होंने कहा है विमर्शी लोकतंत्र को कम्युनिकेटिव डेमोक्रेसी, जिसे संचारात्मक लोकतंत्र भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से दी रिवोल्ट ऑफ द मासेस पुस्तक के लेखक कौन है? ए विल्फ्रेडो फेडरिको, बी डेमासो पैरेटो, सी जॉस ओर्टेगा वाई गैसेट, डी जोसेफ शुम्पेटर। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दी रिवॉल्ट ऑफ द मासेस नामक पुस्तक जॉस ओर्टेगा वाई गैसेट द्वारा लिखी गई है। गैसेट एक स्पेनिश दार्शनिक और निबंधकार हैं। उन्होंने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में काम किया। चलिए इसका आंसर लगा लेते हैं। ये द रिवॉल्ट ऑफ द मासेस बुक है बाय गैसेट की। ये सभी अभिजात्यवादी लेखक हैं। उनकी बुक हैं, जैसे विल्फ्रेडो पैरेटो की बुक का नाम है माइंड एंड सोसाइटी। ये मैच द कॉलम में आता है और आप इनको याद रखिए। विल्फ्रेडो पैरेटो की बुक का नाम है माइंड एंड सोसाइटी, मोस्का की द रूलिंग क्लास, मिशेल की पॉलिटिकल पार्टीज और सी राइट्स मिल की द पावर एलिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से कौन से विद्वान ने जॉन रॉल्स के चिंतन को ग्लेडसनवादी और स्पेंसरवादी माना है? ए एंटोनी फ्यूल, बी एमी गटमैन, सी ब्रायन बेरी, डी रॉबर्ट नॉचिक। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सी जॉन रॉल्स ने 1950 में लिखना प्रारंभ किया और उनका तात्विक रूप से प्रथम विचार न्याय उचितता के रूप में सबसे पहले 1957 में प्रकाशित हुआ। इसी विचार को आगे रॉल्स ने अपने न्याय सिद्धांत अ थ्योरी ऑफ जस्टिस
बी से कहा जाता है, के आधार के रूप में मान्यता दिया। उल्लेखनीय है कि ब्रायन बेरी ने जॉन रॉल्स के चिंतन को ग्लेडसनवादी और स्पेंसरवादी माना है। ब्रायन बेरी एक ब्रिटिश अमेरिकी मानव भूगोलवेत्ता और शहर तथा क्षेत्रीय योजनाकार हैं। तो चलिए इसका आंसर लगा लेते हैं। इसका आंसर होगा ब्रायन बेरी। जॉन रॉल्स के चिंतन को ग्लेडसनवादी और स्पेंसरवादी कहा है ब्रायन बेरी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जॉन रॉल्स की कुछ बुक हैं, ये भी आप याद कर लीजिए, जैसे जस्टिस एज फेयरनेस आ रीस्टेटमेंट जो 2001 में लिखी गई, अ थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में, पॉलिटिकल लिबरलिज्म 1993 में, द लॉ ऑफ पीपल्स 1993 में, लेक्चर्स ऑन द हिस्ट्री ऑफ मोरल फिलॉसफी 2000 में, कलेक्टेड पेपर्स 1999। जॉन रॉल्स की ये बुक है, इनका भी आप याद रखिए, ये भी पूछा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सीवी मैकफर्शन कथन है। सीवी मैकफर्शन ने प्रारंभिक उदारवाद को स्वामिगत व्यक्तिवाद के रूप में चित्रित किया है। कारण यह व्यक्ति को अपनी क्षमताओं के मालिक के रूप में मानता है, उसके पास समाज के लिए कुछ भी नहीं है। ए सत्य है किंतु आर असत्य है। बी ए असत्य है किंतु आर सत्य है। सी ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या है। डी ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो चलिए अपन इसका व्याख्या देख लेते हैं। सी मैकफेर्शन एक राजनीतिक दर्शन में सबसे प्रसिद्ध योगदान स्वामित्वपूर्ण व्यक्तिवाद का सिद्धांत है। ये शब्दावली पूछ ली जाती है, स्वामित्वपूर्ण व्यक्तिवाद का सिद्धांत किसका है? तो सीवी मैकफेर्सन का, जिसमें एक व्यक्ति को उसके कौशल के एकमात्र मालिक के रूप में माना जाता है। कौशल खुले बाजार में खरीदी और बेचे जाने वाली एक वस्तु है। अर्थात सीवी मैकफेर्सन ने प्रारंभिक उदारवाद को स्वामिगत व्यक्तिवाद के रूप में चित्रित किया है। चलिए इसका आंसर लगा लेते हैं। इसका आंसर होगा सी। आर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से किसने यह विचार प्रस्तुत किया कि फ्रांस में शासन प्रणाली की वैधता सुनिश्चित करने हेतु बोनापार्टवाद बुर्जुआ के एक हिस्से और सर्वहारा के एक हिस्से के बीच अवसरवादी और लोकलुभावन गठजोड़ था? ए कार्ल मार्क्स, बी वी आई लेनिन, सी जोसेफ स्टालिन, डी लियोन ट्रोट्स्की। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म एक यहूदी परिवार में 5 मई 1818 को पर्शिया के एक टीरे नगर में हुआ था। मार्क्स ने हीगल से द्वंद्वात्मक दर्शन का विचार लिया। मार्क्स के मूल विचार इस प्रकार हैं। मार्क्स ने समाज को पहली बार आर्थिक रूप से 2 वर्गों में विभाजित किया। मार्क्स के सिद्धांत का मूल आधार आर्थिक नियतिवाद है। मार्क्स के सिद्धांत का मूल आधार क्या है? आर्थिक नियतिवाद। मार्क्स के विचार का मूल उद्देश्य पूंजीवादी व्यवस्था का विध्वंस करना है। कार्ल मार्क्स ने फ्रांस के संदर्भ में यह विचार प्रस्तुत किया है कि फ्रांस में शासन प्रणाली की वैधता सुनिश्चित करने हेतु बोनापार्टवाद बुर्जुआ के एक हिस्से और सर्वहारा का हिस्सा है। तो चलिए अपन इसका आंसर लगा लेते हैं। इसका आंसर होगा कार्ल मार्क्स। ऐसा कार्ल मार्क्स ने कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्ल मार्क्स की कुछ बुक हैं जो ये भी आती हैं, इनको भी आपको याद रखना है। जैसे इकोनॉमिक्स एंड फिलोसफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ 1844, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848, द जर्मन आइडियोलॉजी 1845, दास कैपिटल में आर्थिक सिद्धांत दिया हुआ है, ये 1867 की बुक है। द 18 व्यूमियर ऑफ लुइस बोनापार्ट, इस बुक में राज्य की सापेक्ष स्वायत्तता का सिद्धांत है। द सिविल वॉर इन फ्रांस, द क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम 1875, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी, द क्रिटिक
ऑफ हीगल फिलोसफी ऑफ राइट 1845, वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट, द होली फैमिली, अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो आप इन बुकों को याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी कौन सी राष्ट्रीय कांग्रेस में यह घोषणा की कि चीन की आर्थिक व्यवस्था का उद्देश्य चीनी लक्षणों के साथ समाजवादी बाजार व्यवस्था स्थापित करना है? ए 9वीं, बी 10वीं, सी 11वीं, डी 14वीं। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 में हुई थी। सोवियत यूनियन की कम्युनिस्ट पार्टी की मदद से शंघाई में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने अपनी पहली कांग्रेस का आयोजन किया। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की 14वीं राष्ट्रीय कांग्रेस, जो 12 से 18 अक्टूबर 1992 को बुलाई गई थी, इसमें घोषणा की कि चीन की आर्थिक व्यवस्था का उद्देश्य चीनी लक्षणों के साथ समाजवादी बाजार व्यवस्था स्थापित करना है। समाजवादी बाजार व्यवस्था स्थापित करना है। तो इसका आंसर होगा 14वीं कांग्रेस में कहा था कि समाजवादी बाजार व्यवस्था स्थापित करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नांकित में से किसने थॉमस एक्विनाश को स्पष्ट रूप से दोहराते हुए कहा कि अधिकार और शक्ति भगवान से ली गई हैं? ए एलेक्स डी टैक्बेले, बी लुइस ग्रेबियल डी बोनाल्ड, सी बर्नेड रसेल, डी बर्ट्रेन डी जुवेनेल। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लुई ग्रेबियल एम्ब्रोज बिकॉमटे डी बोनाल्ड एक फ्रांसीसी क्रांतिकारी दार्शनिक और राजनीतिज्ञ थे। 13वीं शताब्दी के महान दार्शनिक सेंट थॉमस एक्विनास का जन्म 1225 ईस्वी में नेपल्स राज्य, जो इटली में था, वहाँ हुआ। सेंट एक्विनास के राज दर्शन का प्रतिबिंब इसकी दो रचनाओं डी रेंगनो तथा कमेंट्री ऑन ऑर्टिस्टेट पोस्टेट्रियर में है। उल्लेखनीय है कि बोनाल्ड ने थॉमस एक्विनास का अनुसरण करते हुए कहा कि अधिकार और शक्ति भगवान से ली गई है। तो इसका आंसर होगा बी लुइस ग्रेबियल डी बोनाल्ड। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। थैंक यू वेरी मच।